हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट पीसीएस सब में। हम सॉल्व कर रहे हैं आर री एग्ज़ाम के लिए टेस्ट सीरीज, जो कि जीएस का टेस्ट है और ये चौथा टेस्ट है। इसके पहले हमने 3 टेस्ट सॉल्व कर लिया है। ये तीनों टेस्ट चैनल पे अपलोड हैं वीडियोज़, और इनका जो पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड है। तो टेलीग्राम अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि ये पीडीएफ प्राप्त कर सकें। साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलिएगा। तो जैसा कि आप लोगों का एग्ज़ाम अभी तक जो है 22 दिसंबर डिसाइड है, अभी आयोग की तरफ से कोई भी नोटिफिकेशन नहीं है, तो 22 दिसंबर को मानकर आप लोग तैयारी करिए अच्छे से और रिवीजन करते रहिए। और साथ ही हिंदी भी पढ़िए, क्योंकि हिंदी आपका जो है 60 क्वेश्चन आएगा, उसमें अच्छा मार्क करने के लिए थोड़ा हिंदी को अच्छे से प्रिपेयर करिए और जीएस पर भी फोकस करते रहिए। तो चलिए जीएस की अपनी ये टेस्ट सीरीज हम सॉल्व करते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे पहला प्रश्न है कि महात्मा गांधी को समर्पित देश का पहला तांबे से निर्मित बापू टावर किस शहर में स्थित है? लखनऊ, पटना, जयपुर या फिर अहमदाबाद? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 6 मंजिलों वाला 120 फीट ऊंचा बापू टावर जो महात्मा गांधी को समर्पित है, पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। गर्दनी बाग याद रखिएगा, पटना के गर्दनी बाग में स्थित है। इसमें अहमदाबाद के योगदान के साथ गांधी के इतिहास और बिहार से संबंधित कलाकृतियों और मूर्तियों को प्रदर्शित करने वाली एक प्रदर्शनी है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में 9 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने वाला जिलांग 3 रॉकेट किस देश ने विकसित किया है? जापान, चीन, रूस या फिर भारत? किसने विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, चीन। चीन के द्वारा ये विकसित किया गया है। तो 9 उपग्रहों को कक्षा में प्रक्षेपित करने के लिए जिम्मेदार जिलांग 3 रॉकेट चीन द्वारा विकसित किया गया था। यह सफल प्रक्षेपण वाणिज्यिक अंतरिक्ष क्षेत्र में चीन की प्रगति और विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए उपग्रह नेटवर्क के विस्तार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा बिल किन राज्यों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित कर रहे हैं? उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार या फिर तमिलनाडु और केरल? किसमें जो है अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित कर रहे हैं? तो यह संशोधित हो रहा है उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो राज्यसभा ने उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की सूची को संशोधित करने वाले विधेयक पारित किए। विधेयक का उद्देश्य आंध्र प्रदेश में अनुसूचित जनजातियों की सूची में नए जातीय समूहों को शामिल करना और उड़ीसा में अनुसूचित जनजातियों की सूची में कई जातीय समूह को जोड़ना है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सा भारतीय राज्य किस हवाई अड्डों के साथ पहला बनने जा रहा है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात? कौन यहाँ पे पहला बनेगा? तो उत्तर प्रदेश जो है पहला राज्य बन जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश 21 हवाई अड्डों के साथ भारत का पहला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। 2014 के बाद से 10 और हवाई अड्डों को शामिल किया गया है और अगले महीने तक 5 और हवाई अड्डों की योजना है और परिवहन बुनियादी ढांचे में महत्वपूर्ण वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए किस संगठन ने PACE मिशन शुरू किया है? ESA, CNSA या फिर इसरो या फिर नासा? किसके द्वारा शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है नासा के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन ने महासागरों और वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए प्लैंकटन एरोसॉल क्लाउड महासागर पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि PACE मिशन लॉन्च किया। इसका उद्देश्य सूक्ष्म समुद्री जीवों और उनकी बातचीत को देखकर जलवायु परिवर्तन की गतिशीलता को समझना है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य का लक्ष्य AI हब स्थापित करना और इंटरनेट को अपने नागरिकों के लिए एक बुनियादी अधिकार बनाना है? कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना या फिर तमिलनाडु? किसका उद्देश्य है ये? तो ये उद्देश्य है आपका तेलंगाना का। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन यानी कि जो कि तेलंगाना के राज्यपाल हैं, सुंदरराजन के नेतृत्व में तेलंगाना ने AI हब स्थापित करने और सभी निवासियों के लिए मौलिक अधिकार के रूप में इंटरनेट पहुंच सुनिश्चित करने की योजना बनाई है। यह पहल डिजिटल समावेशिता, डिजिटल युग में सफलता के लिए व्यक्तियों को सशक्त बनाने और तकनीकी नवाचार में तेलंगाना को
अग्रणी के रूप में स्थापित करने के लिए राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी संस्था भारत के पहले स्वदेशी 155 मिलीमीटर स्मार्ट गोला बारूद के विकास का नेतृत्व कर रही है? IISc बेंगलुरु, IIT बॉम्बे, IIT मद्रास या फिर IIT दिल्ली? किसके द्वारा किया जा रहा है ये? तो ये किया जा रहा है ऑप्शन सी IIT मद्रास के द्वारा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारत के उद्घाटन 155 स्मार्ट गोला बारूद के विकास का नेतृत्व भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IIT मद्रास ने म्यूनिसंस इंडिया लिमिटेड के सहयोग से किया। यह साझेदारी रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और स्वदेशीकरण प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु सहयोग बढ़ाने के लिए भारत के साथ एक प्रोटोकॉल संशोधन पर हस्ताक्षर किए? रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम या फिर फ्रांस? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा रूस। ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। तो रूस के साथ भारत का पहला हालिया प्रोटोकॉल संशोधन परमाणु सहयोग को गहरा करने का प्रतीक है। ऐसे समझौते अक्सर रणनीतिक साझेदारी को दर्शाते हैं जो दोनों देशों के बीच तकनीकी उन्नति और ऊर्जा सुरक्षा में साझा रुचि का सुझाव देते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में 139 देशों में भारत की रैंकिंग क्या है? 44वें नंबर पर है, अब 54वें, 28वें या फिर 38वें? इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा भारत 38वें नंबर पे है। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो विश्व बैंक की लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक रिपोर्ट 2023 में भारत को 139 देशों में से 38वें स्थान पर रखा गया है, जो 2018 में 44वें और 2014 में 54वें के अपने पिछले स्थान से महत्वपूर्ण सुधार दर्शाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत किस देश की सीमा पर बाड़ लगाने की योजना बना रहा है? पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार या फिर नेपाल? तो ये व्यवस्था बनाई जा रही है म्यांमार के बॉर्डर पर बाड़ लगाने की। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गृह मंत्री अमित शाह की घोषणा के अनुसार संपूर्ण 1643 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर बाड़ लगाने का भारत का निर्णय सीमा सुरक्षा और निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए देश की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इस पहल का उद्देश्य भारत म्यांमार सीमा क्षेत्र में सुरक्षा उपायों को मजबूत करना है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 4 फरवरी 2024 को किस देश ने भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया? ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब या फिर ईरान? किसके द्वारा किया गया? तो ये किया गया है आपके ईरान के द्वारा। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 4 फरवरी 2024 से भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा आवश्यकताओं को समाप्त करने के ईरान के निर्णय का उद्देश्य पर्यटन को बढ़ावा देना और वैश्विक जुड़ाव को मजबूत करना है। इस नए नियम के तहत भारतीय पासपोर्ट धारकों को हर 6 महीने में एक बार 15 दिन के प्रवास की अनुमति है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुणे के रक्षा साहित्य महोत्सव में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी नामक पुस्तक का अनावरण किसने किया? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है जनरल अनिल चौहान, जनरल विवेक राम चौधरी, जनरल मनोज पांडे या फिर जनरल आर हरि कुमार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए जनरल अनिल चौहान। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर होगा। तो जनरल अनिल चौहान जो हैं या चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के जो हैं CDS हैं, इन्होंने पुणे के डिफेंस लिटरेचर फेस्टिवल में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक का अनावरण किया। यह महत्वपूर्ण घोषणा भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को समकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीतियों के साथ जोड़ती है, जो परंपरा और नवाचार के संलयन पर जोर देती है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इसरो के गगनयान मिशन से पहले अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली महिला रोबोट अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? वायुमित्र, गंगामित्र, व्योममित्र या फिर अंतरिक्ष मित्र? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी व्योममित्र। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो इसरो ने अपने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम के हिस्से के रूप में विशेष रूप से गगनयान मिशन के लिए विकसित किया है। व्योममित्र नाम के 2 संस्कृत शब्दों से लिया गया है। व्योम का अर्थ होता है अंतरिक्ष और मित्र का अर्थ होता है मित्र, जो अंतरिक्ष अन्वेषण में एक साथी के रूप में इसकी भूमिका का प्रतीक है। व्योम मित्र मॉड्यूल मापदंडों की निगरानी करने, अलर्ट जारी करने और जीवन समर्थन संचालन निष्पादित करने की क्षमताओं से लैस है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, स्वतंत्रता के बाद कौन सा भारतीय राज्य समान नागरिक संहिता UCC
अपनाने वाला पहला राज्य बनने जा रहा है। महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तराखंड, राजस्थान, कौन बनने जा रहा है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा उत्तराखंड। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो उत्तराखंड आज़ादी के बाद समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य बनने की ओर अग्रसर है, जैसा कि राज्य के कैबिनेट फैसलों में हालिया घटनाक्रम के संकेत मिलते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिक्ष में सर्वाधिक समय बिताने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने तोड़ा? गेनेडी पडल्का, ओलेगा कोर्नेको, निकोलाई रुकबिस्कोव या फिर व्लादिमीर सतलोव। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, ओलेग कोर्नेको जो हैं इन्होंने अंतरिक्ष में सबसे ज़्यादा समय बिताने का रिकॉर्ड तोड़ा है। तो अंतरिक्ष में सबसे अधिक समय बिताने का रिकॉर्ड विश्व रिकॉर्ड अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नेको ने तोड़ा दिया और गेनेडी पडल्का के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है। रूसी अंतरिक्ष यात्री ओलेग कोर्नेको ने अंतरिक्ष में 878 दिन और 12 घंटे से अधिक समय बिताया और अपने साथी रूसी गेनेडी पडल्का को पीछे छोड़ दिया, जिन्होंने 2015 में 878 दिन 11 घंटे 29 मिनट और 48 सेकंड का पिछला रिकॉर्ड बनाया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक से बड़े प्रतिबंधों का सामना करना पड़ा, जिसमें 29 फरवरी से नई जमा, क्रेडिट लेन देन और खाता टॉपअप पर रोक लगाना शामिल है? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है पेटीएम पेमेंट्स बैंक, ऑप्शन बी है सिटी बैंक, ऑप्शन सी है HSBC बैंक, ऑप्शन डी है RBL बैंक। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेटीएम पेमेंट्स बैंक को। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो लगातार गैर अनुपालन और पर्यवेक्षी चिंताओं के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लगाए गए प्रमुख प्रतिबंधों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें 29 फरवरी से नई जमा, क्रेडिट लेन देन और खाता टॉपअप पर प्रतिबंध लगाना शामिल है। तो ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा घोषित भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न से किसे सम्मानित किया जाना तय है? प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह, लालकृष्ण आडवाणी या फिर अटल बिहारी वाजपेयी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, लालकृष्ण आडवाणी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो भारतीय राजनीति की एक प्रमुख हस्ती लालकृष्ण आडवाणी को भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार भारत रत्न देने की घोषणा की गई है। यह सम्मान भारतीय राजनीति और समाज में आडवाणी के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। एक राजनेता के रूप में उनकी विरासत को चिन्हित करता है, जिन्होंने भाजपा को आकार देने और भारतीय राजनीति और शासन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो यहाँ पे ऑप्शन इसका सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की आयु वर्ग के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के उपाय के रूप में टीकाकरण को प्रोत्साहित करती है? 5 से 10 साल, 12 से 16 साल, 9 से 14 साल या फिर 15 से 20 साल। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा 9 से 14 साल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने अंतरिम बजट भाषण में घोषणा की कि सरकार सर्वाइकल कैंसर के बचाव के उपाय के रूप में 9 से 14 वर्ष की लड़कियों के लिए टीकाकरण को सक्रिय रूप से प्रोत्साहित करेगी। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सरकार की नई घोषित रूफटॉप सोलर योजना के तहत लोग हर महीने कितने यूनिट मुफ्त बिजली के हकदार हैं? 150 यूनिट, 200 यूनिट, 300 यूनिट या फिर 100 यूनिट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा 300 यूनिट के। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो वित्त मंत्री ने बजट में घोषणा की कि रूफटॉप सौर योजना का लाभ उठाने वाले व्यक्तियों को मासिक 300 यूनिट मुफ्त बिजली मिलेगी, जिससे वे सालाना 18,000 रुपयों तक की बजट कर सकेंगे। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतरिम बजट 2024 में किस देश को भारतीय सहायता के शीर्ष प्राप्तकर्ता के रूप में उजागर किया गया था? तो मालदीव, नेपाल, म्यांमार या फिर भूटान। किसको किया गया? तो यह किया गया है भूटान को। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो अंतरिम बजट 2024 में भूटान भारतीय सहायता के प्राथमिक लाभार्थी के रूप में उभरा, जिसने 2,398.97 करोड़ रुपए प्राप्त किए, जो अपने पड़ोसी देशों की विकास पहल का समर्थन करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने पर्यावरण संरक्षण में कीर्तिमान स्थापित करते हुए सबसे अधिक रामसर साइटें हासिल की है? तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। किसने हासिल किया ये? तो ये हासिल किया गया है ऑप्शन ए यहाँ पे तमिलनाडु के द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो हाल ही में लॉन्गवुड सोलर रिजर्व फॉरेस्ट और
कराईवेटी पक्षी अभयारण्य को शामिल करने के साथ तमिलनाडु ने भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल को प्राप्त करके एक रिकॉर्ड हासिल किया है। यह उपलब्धि जैव विविधता संरक्षण के प्रति राज्य की प्रतिबद्धता को रेखांकित करती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना में अपनी पहली महिला सूबेदार कौन बनी? अंजलि गुप्ता, रितु शर्मा, सान्या यादव या फिर प्रीति रजक? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रीति रजक। तो भारतीय सेना में एक कुशल ट्रैप शूटर हवलदार प्रीति रजक ने अपनी असाधारण प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए पहली महिला सूबेदार बनकर इतिहास रच दिया और सशस्त्र बलों में महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित किया। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 से 15 फरवरी तक यूपी सरकार द्वारा शुरू किए गए वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? मलेरिया पर नियंत्रण रखें, क्षय रोग को जड़ से खत्म करें, डेंगू से मुकाबला करें, फाइलेरिया को जड़ से खत्म करें। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, फाइलेरिया को जड़ से खत्म करें। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। उत्तर प्रदेश में वार्षिक जन औषधि प्रशासन अभियान का लक्ष्य 2027 तक राज्य से फाइलेरिया को खत्म करना है, जिसमें 17 फाइलेरिया स्थानिक जिलों में घर घर जाकर निवारक दवा देने का एक केंद्रित प्रयास है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 2023 में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी कि CPI मूल्यांकन में भारत 180 देशों में से कहाँ स्थान पर है, यानी कि किस स्थान पर है? तो भारत जो है यह 93वें स्थान पर है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। वैश्विक स्तर पर सार्वजनिक क्षेत्र की अखंडता के ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के आकलन के अनुसार भारत ने 2023 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में 180 देशों में 93वां स्थान प्राप्त किया। CPI 0 से 100 पैमाने का उपयोग करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के भ्रष्टाचार के कथित स्तरों के आधार पर राष्ट्रों का मूल्यांकन करता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बनाने वाले 2 वर्षीय कार्टर डलास का गृह देश कौन सा है? ऑप्शन देखते हैं, स्कॉटलैंड, डेनमार्क, नेपाल या फिर इंग्लैंड। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, स्कॉटलैंड। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। तो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप पर पहुंचने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति के रूप में रिकॉर्ड बनाने वाले 2 वर्षीय कार्टर डलास स्कॉटलैंड के रहने वाले हैं। यह एक असाधारण यात्रा पर अपने माता पिता के साथ समुद्र तल से 17,598 फीट की ऊंचाई पर कार्टर की उपलब्धि ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उनकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। हड़प्पीय स्थल और स्थिति, मांडा महाराष्ट्र, कालीबंगा जम्मू कश्मीर, दैमाबाद उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे एक भी सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि मांडा जो है यह जम्मू कश्मीर में है, मांडा आपका जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। कालीबंगा जो है राजस्थान में है और दैमाबाद आपका महाराष्ट्र में स्थित है। तो यहाँ पे कोई भी सही सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैन मतावलंबी मानते हैं कि महावीर के 23वें पूर्ववर्ती थे। दूसरा है, पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर थे। तीसरा है, महावीर के निकटतम उत्तरावर्ती ऋषभ थे। उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पहला दूसरा कथन यहाँ पे सही है, पहला दूसरा सही है, तीसरा यहाँ पे सही नहीं है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए। प्रथम तीर्थंकर जो थे या ऋषभ देव थे, जबकि 23वें जो थे वह पार्श्वनाथ थे, 24वें जो थे या महावीर स्वामी थे। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो इसमें से कौन सा कारण नहीं था? तो यहाँ पे अरब आक्रमण नहीं था इसका कारण। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। गुप्त शासन के बाद हर्ष द्वारा राजधानी का परिवर्तन किया गया। हूण आक्रमण, प्रशासन का सामंतीय ढांचा तथा उत्तरवर्ती गुप्तों का बौद्ध धर्म में शामिल होने से गुप्त साम्राज्य पतनोन्मुखी हो गया। अरब आक्रमण का इस घटना से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि अरब आक्रमण का काल बहुत बाद का है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गुप्तोत्तर युग में प्रमुख व्यापारिक केंद्र था, कन्नौज, उज्जैन, धार या फिर देवगिरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा कन्नौज। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर। गुप्त शासन के बाद हर्ष द्वारा राजधानी का परिवर्तन किया गया। राजधानी थानेश्वर से कन्नौज लाई गई, इसलिए व्यापारिक केंद्र के रूप में कन्नौज का तीव्र गति से विकास हुआ। चंद्रगुप्त द्वितीय द्वारा उज्जैन नगर का राजधानी के रूप में विकास हुआ था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? तो महाकाव्य शिल्पाधिकारम जो है या कथानक में जैन तत्व से संबंधित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। शिल्पाधिकारम का अर्थ है पायल की कथा। तमिल साहित्य के 5 श्रेष्ठ महाकाव्यों में से एक है। इसे तमिल राष्ट्रीय काव्य माना गया है। कोच्चि निवासी जैन धर्म के एक कविराज कुमार इसके रचयिता माने जाते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कौटिल्य के राज्य के सप्तांग सिद्धांत का अंग नहीं है? अमात्य, जनपद, दुर्ग या धम्म। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा धम्म। धम्म इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो राज्य का सिद्धांत कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में दिया था। इनके अनुसार राज्य के 7 अंग राजा, अमात्य यानी कि नौकरशाह, जनपद यानी कि क्षेत्र, दुर्ग यानी कि किला, कोष जो कि खजाना, दंड जो है जबरदस्ती अधिकार और मित्र सहयोगी होता है। इसलिए विकल्प डी धम्म जो है कौटिल्य के सप्तांग सिद्धांत का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? अल्पतगीन, महमूद, सुबदगीन, इस्माइल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए अल्पतगीन। गजनी राजवंश का जो संस्थापक था यह अल्पतगीन था। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। तो गजनी राजवंश का संस्थापक अल्पतगीन था। अब अबुल मलिक की मृत्यु हो गई, तब अल्पतगीन ने अफगानिस्तान के पास एक नया राज्य स्थापित किया और गजनी को अपनी राजधानी बनाया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है? तो अन्य के ऊपर कर समाप्त करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। इनमें से कौन जाना जाता है? तो यह जाना जाता है सिकंदर लोदी। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लोदी राजवंश के महानतम सुल्तान सिकंदर लोदी ने अनाज से जकात यानी कि आयकर समाप्त कर दिया था। इसने भूमि के समापन के लिए एक समान गज का प्रचलन किया जो गज सिकंदरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने भू राजस्व के सुधार के लिए विशेष प्रयास किया। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी की निम्नलिखित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। रणथंभौर, गुजरात, वारंगल, चित्तौड़। इनको कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सबसे पहले आएगा आपका गुजरात विजय, फिर हो जाएगा रणथंभौर और फिर आएगा चित्तौड़ और उसके बाद हो जाएगा वारंगल, यानी कि वारंगल विजय सबसे बाद में किया था। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अहमदनगर के निजामशाही वंश का अंत कैसे हुआ? अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया। तो यही जो है यही कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। निजामशाही वंश के मलिक अहमद ने 1498 ईस्वी में अहमदनगर की स्थापना की। शाहजहां ने 1633 में इसे मुगल साम्राज्य में मिला लिया। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन महाभारत के तेलुगु अनुवादों के लिए विख्यात है? नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। कंबन, कुट्टन, नन्नयन या फिर टिक्कन। तो कौन कौन इसमें शामिल हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा चौथा, टिक्कन और नन्नन। नन्नय और टिक्कन इसमें शामिल थे। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। महाभारत के तेलुगु अनुवाद का कार्य प्रारंभ 11वीं शताब्दी में नन्नन के द्वारा किया गया, जिसे 13वीं शताब्दी में टिक्कन ने किया तथा फिर 14वीं शताब्दी में यर्रन द्वारा पूरा किया गया। इन तीनों को तेलुगु साहित्य का कवित्रय कहा जाता है। इन तीनों ने महाभारत का संस्कृत से तेलुगु में अनुवाद किया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकालीन भारत में शब्द फड़म किससे निर्दिष्ट करता है? पहनावा, सिक्के, आभूषण, हथियार। किसको निर्दिष्ट करता है? तो यह निर्दिष्ट करता है सिक्के को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। फड़म मद्रास प्रेसिडेंसी जो अब तमिलनाडु का हिस्सा है और त्रावणकोर राज्य जो अब केरल का हिस्सा है में जारी एक मुद्रा थी। यह गंग राजवंश काल में भी था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर, शेख बहाउद्दीन बुरहानुद्दीन गरीब दौलताबाद, बिल्कुल सही है, दोनों सही हैं। शेख मोहम्मद हुसैनी गुलबर्गा, ये भी सही है। और तो शेख निजामुद्दीन औलिया मुल्तान, ये सही नहीं है। तो शेख मोइनुद्दीन जो चिश्ती का है ये अजमेर में है और शेख बुरहानुद्दीन गरीब का मकबरा जो है यह दौलताबाद में है। शेख मोहम्मद हुसैन जो है यह
बरगा से संबंधित हैं और हजरत निजामुद्दीन औलिया जो है या मुल्तान से नहीं दिल्ली से संबंधित है। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, यही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल के निम्नलिखित युद्धों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पे घाघरा का युद्ध कब हुआ था, तो घाघरा का युद्ध जो हुआ था 5 मई 1529 को हुआ था, 5 मई 1529 को। और खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो 17 मार्च 1527 को हुआ था, 1527 को। चौसा का युद्ध 26 जून 1539 को हुआ था, 1539 को हुआ था। तामूगढ़ का युद्ध जो हुआ था यह हुआ था 1658 में, 29 मई 1658 में। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि 2 1 3 4। ऑप्शन ए यहाँ पे है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, फतेहपुर सीकरी के अंदर बनी इमारतों को प्रमुख विशेषता चापागार तथा धारणिक शैलियों का समन्वय है। दूसरा कथन है, इन इमारतों में जोधाबाई का महल सबसे छोटा किंतु सबसे आकर्षक है। तीसरा है, पंचमहल नालंदा के बौद्ध विहारों पर आधारित है। निम्नलिखित कूटों की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे पहला एवं तीसरा कथन सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है। पहला एवं तीसरा बिल्कुल सही है, दूसरा गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? डचों से, फ्रांसीसियों से, डेनिशों से या फिर पुर्तगालियों से? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, पुर्तगालियों से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो सन 1661 में पुर्तगाल की राजकुमारी कैथरीन का विवाह इंग्लैंड के सम्राट जो है इंग्लैंड के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। तब चार्ल्स द्वितीय को भेंट स्वरूप बम्बई प्राप्त हुआ था। चार्ल्स द्वितीय ने बम्बई को सन 1668 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को 10 पाउंड बार से किराए पर दे दिया था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? पहला है, जॉब चरनाक अगस्त 1690 में सुल्तानाती में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बन गया। दूसरा कथन है, फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। अब इसमें से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। केवल पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा यहाँ पे सही नहीं है, क्योंकि फोर्ट विलियम के निकट एक दुर्ग की स्थापना भी ब्रिटिश द्वारा ही की गई थी, ना कि फ्रांसीसियों द्वारा। तो यहाँ पे पहला कथन सही है, दूसरा गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? पिट्स इंडिया एक्ट, वारेन हेस्टिंग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स डलहौजी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन, एल्बर्ट बिल रिपन। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कर्जन। ये यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो था यह लॉर्ड लिटन के समय में 1878 में पारित किया गया था, जिसे रिपन ने 1882 में रद्द कर दिया। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युद्ध के दौरान फौज के टिकान सरहद की रक्षा करने और धावा आरंभ करने के लिए सामरिक स्थान के रूप में प्रयोग करने के लिए एक पहाड़ी यानी कि हिल स्टेशन के रूप में शिमला की स्थापना की गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि एंग्लो गोरखा युद्ध में। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 19वीं शताब्दी में भारत की ब्रिटिश सरकार की अफगानिस्तान रुचि होने का कारण क्या था? तो यहाँ पे यह सुनिश्चित करना कि रूसी साम्राज्य का अफगानिस्तान पर प्रभाव ना रहे, यही इसका रीजन था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। भारत के पड़ोसी देश अफगानिस्तान पर रूस का प्रभाव धीरे धीरे बढ़ रहा था और यह प्रभाव काफ़ी हद तक भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता था। रूस के बढ़ते हुए इस प्रभाव को रोकने के लिए और अफगानिस्तान को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के उद्देश्य से अंग्रेजों ने अफगानों के विरुद्ध 3 बार यानी कि 1838 से 1842, 1878 से 1880 और 1919 ईस्वी में युद्ध किए। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति के दौरान जारी किए गए इश्तिहारों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पे इसका जो सही कथन हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। उनमें मुगल साम्राज्य के अधीन विभिन्न समुदायों के सह अस्तित्व को महिमामंडित किया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी में जो दिया हुआ है नायक ताना भगत, ये गलत है।
ताना भगत आंदोलन का प्रारंभ सन 1914 में छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। यह आंदोलन मूलतः जमींदारों, प्रशासन तथा बाहरी लोगों के अत्याचारों के विरुद्ध था। इस आंदोलन का प्रवर्तक जतरा भगत को माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीचे स्वाधीनता संग्रामियों तथा उनके द्वारा प्रारंभ समाचार पत्रों के नाम दिए जा रहे हैं। इनमें से कौन सा जोड़ा गलत है? मौलाना आज़ाद, अल हिलाल, लोकमान्य तिलक, केसरी, जवाहरलाल नेहरू, नेशनल हेराल्ड, महात्मा गांधी, द पायनियर। तो द पायनियर जो है यह महात्मा गांधी का नहीं था। ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि द पायनियर जो है जॉर्ज एलन की पत्रिका थी, ना कि महात्मा गांधी की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से किसने मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन 1893 की स्थापना की? ऑकलैंड कोलविन, बदरुद्दीन तैयब जी, थियोडोर बेक, सर सैयद अहमद खान। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सर सैयद अहमद खान ने। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। सर सैयद अहमद खान ने थियोडोर बेक की सहायता से वर्ष 1893 में मोहम्मडन एग्लो ओरिएंटल डिफेंस एसोसिएशन की स्थापना की। संघ को स्थापित करने का उद्देश्य मुसलमानों को एकजुट करना और भारत में कांग्रेस के प्रभाव को कम करना था। इस एसोसिएशन के माध्यम से मुस्लिम नेताओं ने मुस्लिम एग्लो ओरिएंटल रिश्तों में सुधार की कामना की। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं का सही अनुक्रम क्या है? अगस्त प्रस्ताव, तो अगस्त प्रस्ताव 1940 में। INA मुकदमा ये 1945 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और रॉयल इंडियन नेवल रेटिंग का विद्रोह ये कब हुआ था? तो ये 1946 में हुआ था, 1946 में। तो इसका जो सही कूट होगा यह हो जाएगा 1, 3, 2, 4। ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मैडम भिकाजी के संबंध में प्रश्न है। तो यहाँ पे कथन देखते हैं। कथन दिया हुआ है कि मैडम कामा ने वर्ष 1907 में पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सोशलिस्ट सम्मेलन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। गलत है, इन्होंने नहीं। मैडम भिकाजी कामा ने फहराया तो था, लेकिन पेरिस में नहीं, जर्मनी के स्टुटगार्ड में इन्होंने फहराया था। तो यहाँ पे पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है। दूसरा देखते हैं। दूसरा है कि मैडम कामा दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव रहीं, जो कि सही है। और मैडम कामा के माता पिता पारसी थे, ये भी सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। पहला कथन यहाँ पे सही नहीं है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की थी? किसने अध्यक्षता की थी? तो यह अध्यक्षता भूलाभाई देसाई जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की गिरफ्तार सैनिकों और सैनिक अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किले में वर्ष 1945 में मुकदमे चलाए। इनकी पैरवी के लिए भूलाभाई देसाई की अध्यक्षता में वकीलों की एक टीम बनाई गई, जिसके सदस्य के रूप में कैलाशनाथ काटजू, सर तेज बहादुर सप्रू और जवाहरलाल नेहरू और अरोड़ा आसफ अली थे। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों पर विचार कीजिए। भटिंडा, पठानकोट, पटियाला, अंबाला। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर उपयुक्त नगरों की पश्चिम से पूर्व की ओर अवस्थिति का सही क्रम क्या होगा? तो इसका जो सही क्रम हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे सही दिया हुआ है, सब क्रम से ही दिए हुए हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर पूर्व के किस राज्य को मोलोसिन बेसिन कहा जाता है? नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा। किसको कहा जाता है? तो यह कहा जाता है मिजोरम को। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पूर्वी राज्य मिजोरम को मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कश्मीर हिमालय की झीलों के संदर्भ में कौन से युग्म सुमेलित हैं? डल झील, मीठे पानी की झील, बुलर झील, खारे पानी की झील, पेंगोंग त्सो झील, खारे पानी की झील, सुमुरी झील, मीठे पानी की झील। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं तीसरा यहाँ पे सही सुमेलित है, दूसरा एवं चौथा गलत है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित मौसमी दशाओं पर विचार कीजिए। वायुयान का अवतलन, स्वच्छ आकाश, तापमान का कम हो जाना, वायुदाब घटने लगना। उपरोक्त में से कौन सी दशाएं उत्तरी भारत में पश्चिमी विक्षोभ के आने से पूर्व की मौसमी दशाएं हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं चौथा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है यहाँ पे। तो शंकुधारी वृक्ष कहाँ की विशेषता है? तो यह वृक्ष विशेषता है टैगा प्रदेश की। परमाफ्रॉस्ट, तो परमाफ्रॉस्ट हो जाएगा टुंड्रा का। बार बार अग्निकांड, यह हो जाएगा चारागाह में। और सर्वाधिक वर्षा तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा यह होगा 4 1 2 3। 4 1 2 3 और कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मैथन परियोजना कहाँ पे है? तो यह बराकर नदी पर है। और सलाल परियोजना चेनाब नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना यह चंबल नदी पर है। और टिहरी परियोजना जो है यह भागीरथी नदी पर हो जाएगा। तो इसका सही कोड 3 4 1 2 होगा। 3 4 1 2 ऑप्शन डी में है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, गोल्डन राइस के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह आनुवंशिक रूप से संशोधित चावल की एक किस्म है। दूसरा है, यह विटामिन ए आहार अनुपूरक होने के लिए अभिप्रेरित है। तो यहाँ पे कौन सा कथन सही है? तो दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। किसके बारे में? तो गोल्डन राइस के बारे में। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, उस स्थान को पहचान कीजिए जो एक तेल क्षेत्र नहीं है। नहरकटिया, कलोल, लेडो या फिर अंकलेश्वर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी लेडो। लेडो यह असम के तिनसुकिया जिले का एक उपनगर है। यह भारतीय रेलवे के ब्रॉड गेज का सबसे पूर्वी स्टेशन है। तो ये जो है एक तेल क्षेत्र नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोहा एवं इस्पात उद्योग पर एक भार ह्रास उद्योग है। दूसरा है, सूती वस्त्र एक भार ह्रास उद्योग नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्थलरुद्ध बंदरगाह है? विशाखापत्तनम, इंदौर, मुंबई या फिर हल्दिया। कौन सा इसमें से स्थलरुद्ध बंदरगाह है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। विशाखापत्तनम जो है यह स्थलरुद्ध बंदरगाह है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। विशाखापत्तनम एक प्राकृतिक रूप से स्थलरुद्ध बंदरगाह है। डॉल्फिन नोज यहीं पर स्थित है। लौह अयस्क के निर्यात के लिए यहाँ एक बाहरी पोताश्रय का विकास किया गया है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हमारे सौरमंडल में क्षुद्रग्रह पट्टी निम्नलिखित ग्रहों में से किन किन के बीच अवस्थित है? पृथ्वी तथा मंगल, मंगल तथा बृहस्पति, बृहस्पति तथा शनि, अरुण तथा वरुण। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। मंगल तथा बृहस्पति के बीच में क्षुद्रग्रह पट्टी जो है यह स्थिति है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा यहाँ पे सही नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। माली, पराग्वे, नाइजर, मंगोलिया और लीबिया स्थल अवरुद्ध देश हैं। यह जो है यह सही नहीं है, क्योंकि लीबिया जो खुद एक देश है और यह स्थलरुद्ध देश नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो यहाँ पे दिए हुए हैं सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, वैसे भूकंप जिनका केंद्र 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर होता है कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो ये भूकंप पातालीय भूकंप कहलाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पातालीय भूकंप वैसे भूकंप है जिनका भूकंप मूल 300 किलोमीटर से अधिक की गहराई पर होता है। अधिकांश पातालीय भूकंपों का उद्भव जो होता है 500 से 700 किलोमीटर की गहराई के बीच होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में मार्कोवत श्रेणी किस खनिज के लिए विख्यात है? यूरेनियम, तांबा, जस्ता या फिर लौह अयस्क। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, तापीय प्रतिलोमन के कारण वायुमंडल में स्थिरता आ जाती है और यह वायु का क्षैतिज प्रसरण रोक देता है और वर्षा के लिए प्रतिकूल दशा उत्पन्न हो जाती है। दूसरा कथन है, जब वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी होने लगती है तब यह स्थिति तापीय प्रतिलोमन कहलाती है। तो इसका कौन सा सही आंसर होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा, क्योंकि सामान्यतः वायुमंडल में ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में कमी आती है, किंतु जब ऊंचाई में वृद्धि के साथ तापमान में ह्रास के बदले वृद्धि होने लगती है तो यह स्थिति तापीय प्रतिलोमन कहलाती है। ऐसी विशेषता प्रायः जाड़ों की ठंडी रातों में दिखाई देती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फोहन, आल्प्स पर्वत, बोरा, साइबेरिया, मिस्ट्रल, राइन घाटी, खमसिन, मिस्र। तो यहाँ पे स्थानीय पौने दिए हुए हैं और स्थान दिया हुआ है कहाँ पे चलती हैं। कौन सा इसमें से सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। यहाँ पे बोरा जो साइबेरिया दिया हुआ है यह सही नहीं है।
बोरा पवन जो है इसका संबंध एड्रियाटिक सागर के तटवर्ती क्षेत्रों से है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, विषुवत से ध्रुवों की तरफ जलवाष्प की मात्रा कम होती जाती है। दूसरा है, धूलकणों का सबसे अधिक जमाव उपोष्ण तथा शीतोष्ण प्रदेशों में होता है। कौन सा कथन यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि दोनों कथन यहाँ पे सही हैं। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ वनस्पति है, दूसरी तरफ क्षेत्र दिया हुआ है। तो चैप्रल का हो जाएगा आपका उत्तरी अमेरिका, मौकी हो जाएगा दक्षिण यूरोप, फिनवास हो जाएगा आपका दक्षिण अफ्रीका, और माले स्क्रब्स मैली गुल्म जो हो जाएगा या ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। बिल्कुल सही सुमेलित है, 1 2 3 4 इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है, भूमध्य सागरीय जलवायु के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, शीतकाल में वार्षिक वर्षा का अधिकांश भाग प्राप्त होता है जबकि ग्रीष्मकाल शुष्क होता है। तो सही है, पहला कथन यहाँ पे सही है। दूसरा है, इसका विस्तार दोनों गोलार्धों में 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, ये भी सही है। तीसरा कथन है, दक्षिण अमेरिका का मध्य चिली इस जलवायु के अंतर्गत आता है, ये भी सही है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा तीनों कथन सही हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। किनकी जो है, जापान हो जाएगा, कैंटन जो है या चीन है, लॉरेन जो है या फ्रांस है, और बेलो हॉरिजेंटले जो है या ब्राज़ील हो जाएगा। तो इसका जो सही कोट होगा यह होगा 2 1 4 3, 2 1 4 3 ऑप्शन ए में है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ नगर है, दूसरी तरफ नदी दिया हुआ है जिस पर ये स्थित है। तो कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित है, इनको सुमेलित करना है। खार्तूम जो है यह स्थित है नील नदी पर, ब्राज़विले जो है या जेरी नदी पर स्थित है, रॉटरडम जो है यह राइन नदी पर स्थित है, और पेरिस जो है यह सीन नदी पर स्थित है। पेरिस यहाँ पे सीन नदी पर स्थित है। तो इसका जो सही कोट होगा यह हो जाएगा 2 1 4 3, ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बोर्नियो, मेडागास्कर, न्यू गिनी या फिर सुमात्रा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, न्यू गिनी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। न्यू गिनी पश्चिम प्रशांत महासागर में मेलानेशिया द्वीप समूह के अंतर्गत आता है। न्यू गिनी ग्रीनलैंड के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति जीडीपी के मध्य संबंध दर्शाता है। इस पर्यावरणीय कुजनेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है? तो इसका आकार उल्टा यू आकार का होता है। ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से कौन तापीय प्रदूषण का स्रोत है? परमाणु विद्युत संयंत्र, कोयला आधारित विद्युत संयंत्र, बायोगैस? कौन सा इसमें से तापीय प्रदूषण का स्रोत है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि पहला एवं दूसरा यहाँ पे है, तीसरा नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा प्रदूषक अपने हानिकारक प्रभाव के संबंध में सुमेलित नहीं है? सल्फर यौगिक, अम्ल वर्षा, नाइट्रोजन यौगिक, क्लोरोसिस, हाइड्रोकार्बन, कैंसर, एसपीएम कम दृश्यता? कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइट्रोजन यौगिक जो यहाँ क्लोरोसिस दिया हुआ है सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्लोरोसिस आमतौर पर तब होता है जब पत्तियों को अपनी ज़रूरत के लिए आवश्यक क्लोरोफिल के संश्लेषण हेतु पर्याप्त पोषक तत्व प्राप्त नहीं होते हैं। ऐसा कई कारणों से हो सकता है जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड तथा ओजोन के जोखिम शामिल हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों को उत्तर से दक्षिण के क्रम में सजाएं। तो इनको उत्तर से दक्षिण के क्रम में लगाना है। बालपक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? तो ये है मेघालय में। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में हो जाएगा। दाचीगम राष्ट्रीय उद्यान तो ये है आपके जम्मू कश्मीर में। तो सबसे पहले आ जाएगा दाचीगम, फिर उसके बाद आपका होगा बालपक्रम, और फिर हो जाएगा बांदीपुर। तो यहाँ पे इसका जो सही कोट होगा 1 3 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दाचीगाम यानी कि 3 सबसे पहले आएगा, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका बालपक्रम, और फिर होगा बांदीपुर। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। 3 1 2 इसका सही कोट होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सुमेलित करना है। एक तरफ राष्ट्रीय उद्यान है, दूसरी तरफ राज्य दिया हुआ है। इंद्रावती, तो इंद्रावती जो है यह छत्तीसगढ़ में है। मोलेब जो है यह गोवा में है, और कलेश्वर जो है हरियाणा, और बेतला जो है यह झारखंड में स्थित है। तो इसका जो सही कोट हो जाएगा यह हो जाएगा 4 3 2 1। तो 4 3 2 1 यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण
में ग्रीन हाउस प्रभाव में वृद्धि होती है। किसके कारण? तो ये वृद्धि होती है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी के तापमान में वृद्धि हो रही है, जो प्रकृति के संतुलन के लिए हानिकारक है। कुछ गैसें सूर्य में प्राप्त होने वाली ऊष्मा को सोख कर उसे वापस जाने से रोकती हैं, जो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि का कारण है। ये गैसें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आदि हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा जल संभर विकास एवं संरक्षण के लिए निम्न में से कौन सी योजना चलाई जा रही है? नीरांचल, नील संभर, जल संग्रह या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, नीरांचल। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सा एक ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है? प्राकृतिक गैस, पवन ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, पेट्रोलियम। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा पवन ऊर्जा। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नवीकरणीय ऊर्जा साधन वे संसाधन हैं जो कभी खत्म नहीं होंगे तथा जो पर्यावरण प्रदूषण से मुक्त एवं अक्षय हैं। नवीकरणीय ऊर्जा के प्रमुख स्रोत सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोगैस आदि हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन को 2015 के संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में प्रारंभ किया गया था। दूसरा है, इस गठबंधन में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश सम्मिलित हैं। अब उपयुक्त में से कौन सा ऐसे कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ पहला कथन यहाँ पे सही है, दूसरा सही नहीं है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत में फ्रांस के द्वारा संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन की बैठक यानी कि COP 2015 में की गई। तथा कथन पहला सही है और इस गठबंधन में 121 से अधिक देश शामिल हुए थे। तो दूसरा कथन यहाँ पे गलत है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भूमि परीक्षण के लिए GM फसलों की अनुमति दी है। निम्नलिखित में से सम्मिलित फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, गेहूँ, कपास, मक्का। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी को सम्मिलित किया गया है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन निम्नलिखित में से किसके अधीन किया गया है? तो इसका जो गठन किया गया है यह किया गया है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कृषि उत्पादन ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? तंबाकू, टमाटर, सेम, आलू, चीड़, पालक। कौन कौन से इसमें से जो है ओजोन सांद्रता, जो कौन कौन से उत्पाद हैं जो कि ओजोन सांद्रता में वृद्धि से प्रभावित होते हैं? तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि सभी प्रभावित होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना अपनाई इसके अंतर्गत शामिल है। इसके अंतर्गत क्या शामिल है? तो इसके अंतर्गत शामिल है आपका अल्पीकरण एवं अभिग्रहण उपाय दोनों। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? उद्देशिका, मूल अधिकार, DPSP या फिर मूल कर्तव्य। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए, उद्देशिका में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? नागरिकता, निर्वाचन, अस्थायी संसद, मौलिक अधिकार। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे बी, यानी कि पहला, दूसरा एवं तीसरा यहाँ पे शामिल हुए। तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 को ही लागू कर दिए गए थे। ये अनुच्छेद कौन कौन से थे देखते हैं। अनुच्छेद 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 388, 391, 392 और 393 और 94। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। कौन जो है या 26 नवंबर 1949 को नहीं लागू किया गया था? तो मौलिक अधिकार नहीं लागू किया गया था। तो पहला, दूसरा, तीसरा लागू कर दिया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसे भारत के संविधान का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? यह धर्म के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। दूसरा है, यह कतिपय धर्मों को शासकीय प्रतिष्ठा देता है। तीसरा है, यह किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता देता है। और चौथा है, यह धार्मिक समुदायों के भीतर सभी नागरिकों की समानता सुनिश्चित करता है। तो कौन सा इसका सही आंसर हो जाएगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, केवल दूसरा यहाँ पे सही आंसर होगा। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्रताएं भारत के संविधान में मूल अधिकार के रूप में विशेष रूप से उल्लिखित नहीं हैं किंतु बाद में उच्चतम न्यायालय द्वारा उस रूप में मान्य ठहराई गई? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रेस की स्वतंत्रता। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
भारत के संविधान के यथा संशोधित अनुच्छेद 19(1) में निम्नलिखित में से क्या शामिल है या है? भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरा है शांतिमयता से और बिना शस्त्र इकट्ठा होना। दूसरा है शांति का अर्जन और निपटान करना, संपत्ति का अर्जन और निपटान करना। चौथा है भारत के पूरे राज्य क्षेत्र में स्वतंत्रता से आना जाना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि तीसरा यहाँ पे नहीं है, बाकी पहला, दूसरा एवं चौथा यहाँ पे सही है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) में वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, शांतिपूर्वक और बिना हथियार के इकट्ठा होना, संघ बनाना, भारत के पूरे क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से घूमना, भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भी हिस्से में रहना और बसना, किसी भी पेशे को अपनाना या कोई व्यवसाय कारोबार करना। तो यहाँ पे ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? इसमें से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है? तो यहाँ पे जो दिया हुआ है कि लोक चुनाव में मतदान करना, यह मूल कर्तव्य नहीं है। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी ये तीनों मूल कर्तव्य हैं। संविधान के 86वें संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा अनुच्छेद 51(a) जोड़ने के पश्चात संविधान में उल्लिखित मूल कर्तव्यों की संख्या 11 हो गई है। इन मूल कर्तव्यों में लोक चुनाव में मतदान करना को शामिल नहीं किया गया है। भारत में लोक चुनाव में मतदान करना वस्तुतः स्वैच्छिक कर्तव्य है। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के राष्ट्रपति को न्यायालयों के गठन, संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियां विनियमित करने वाले विधान बनाने की शक्ति प्राप्त है। दूसरा है, राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है कि वह विधि द्वारा अधिक संख्या में न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है यहाँ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, ना तो 1 और ना ही 2। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। न्यायालयों के गठन, संगठन, अधिकार क्षेत्र एवं शक्तियां विनियमित करने वाले विधान बनाने की शक्ति संसद को प्राप्त है तथा संसद की विधि द्वारा अधिक संख्या में न्यायाधीश निर्धारित कर सकता है। तो यहाँ पे पहला, दूसरा दोनों कथन गलत है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य है? लोकसभा के अस्थायी अध्यक्ष का कार्य क्या है? तो यह है कि सदन के सदस्यों को शपथ दिलवाना तथा नियमित अध्यक्ष के रूप में चुने जाने तक कार्यभार के लिए रहना। तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई विधेयक जिसमें केवल व्यय अंतर्वलित है और अनुच्छेद 110 में विनिर्दिष्ट कोई विषय उसमें सम्मिलित नहीं है, उसे जो है संसद के किसी भी सदन में प्रारंभ किया जा सकता है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? आप पॉइंट देखते हैं। भारत सरकार तथा एक या अधिक राज्यों के बीच का विवाद। दूसरा है संसद के किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल में हुए चुनाव पर विवाद। तीसरा है भारत सरकार तथा किसी संघ राज्य क्षेत्र के बीच का विवाद। और चौथा है 2 या अधिक राज्यों के बीच की विवाद। तो यहाँ पे कौन कौन सा जो है उच्चतम न्यायालय की आरंभिक अधिकारिता में आते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, यानी कि पहला एवं चौथा आएंगे। पहला एवं चौथा, दूसरा एवं तीसरा नहीं आता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यपाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश कर सकता है। तो ये कर सकता है, तब कर सकता है जब उसे इस बात का समाधान हो जाता है कि उस राज्य का शासन भारत के संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में शेयर बाजार तथा फ्यूचर्स बाजार में हुई लेन देन पर कर संघ द्वारा लगाए जाते हैं, राज्यों द्वारा एकत्रित किए जाते हैं। तो इसका कौन सा कथन सही है? तो इसमें जो है ऑप्शन सी सही है। दोनों कथन यहाँ पे बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वायत्तशासी जिला और क्षेत्रीय परिषद की निधियों की लेखाओं की लेखा परीक्षा करवाएगा? कौन करवाएगा? तो यह करवाया जाएगा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा। ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। तो यहाँ पे समिति दिया हुआ है और नियुक्त वर्ष दिया हुआ है। बलवंत राय मेहता समिति कब? तो 1957। अशोक मेहता समिति 1977। यलियम सिंघवी जो समिति थी ये कब बनी? तो यलियम सिंघवी समिति आपकी हो जाएगी 1986 और पी.के. थुंगन 1988। तो यहाँ पे बिल्कुल क्रम से दिया हुआ है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2, 3, 4 होगा। ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, लोक लेखा समिति का अध्यक्ष लोकसभा
द्वारा नियुक्त किया जाता है। दूसरा है लोक लेखा समिति में लोकसभा सदस्य, राज्यसभा सदस्य, उद्योग तथा व्यापार के कुछ जाने माने व्यक्ति सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है यहाँ है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन ए। सिर्फ पहला कथन सही है, दूसरा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है अल्पसंख्यक शब्द की भारत के संविधान में परिभाषा नहीं दी गई है। दूसरा है अल्पसंख्यक आयोग संवैधानिक निकाय नहीं है। कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी। दोनों कथन सही है तथा व्याख्या यहाँ पे नहीं हो रहा है, यानी कि कारण जो है या कथन की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित भाषाओं पर विचार कीजिए। गुजराती, कन्नड़, तेलुगु। उपयुक्त में से किनको सरकार ने क्लासिकी यानी कि शास्त्रीय भाषा या भाषाएं घोषित किया है? तो इसमें से किसको किसको शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है? तो इसमें दूसरे एवं तीसरे यानी कि कन्नड़ एवं गुजराती को शास्त्रीय भाषा घोषित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। गुजराती यहाँ पे शास्त्रीय भाषाओं में सम्मिलित नहीं है, कन्नड़ एवं तेलुगु है। ऑप्शन सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है भारत के चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता को लागू कौन कराता है? उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति या फिर भारतीय चुनाव आयोग? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, भारतीय चुनाव आयोग। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का आधार है? तो यहाँ पे संसदीय संप्रभुता जो है यह संशोधन की प्रक्रिया का आधार है। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया का आधार संसदीय संप्रभुता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? तो ये बना सकती है बिना किसी राज्य की सहमति से। ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। संसद संघ सूची में दिए गए किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, उसे किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है विधानमंडल द्वारा सरकार, लोकप्रिय सरकार, बहुदलीय सरकार, सीमित सरकार? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन डी, सीमित सरकार। ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रकाश वर्ष होता है, तो प्रकाश वर्ष प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी होता है, ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। उच्च वेग का हो जाएगा मैक, तरंग दैर्घ्य का हो जाएगा एंगस्ट्रॉम, दाब का हो जाएगा पास्कल और ऊर्जा का हो जाएगा जूल। तो यहाँ पे 1 2 3 4 इसका जो क्रम दिया हुआ है बिल्कुल सही है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा लोहे का घनत्व तो पानी से अधिक है तथा पारे से कम है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि क्यों? तो आराम क्यों है? तो वे अपने ऊपर प्रश्न है कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना ज़्यादा आरामदेह है क्योंकि, तो गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनना क्यों आरामदेह है? क्योंकि वे अपने ऊपर पड़ने वाले सारी उष्मा को परावर्तित कर देते हैं, तो ऑप्शन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने वाली युक्ति है डायनेमो, ट्रांसफार्मर, विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्युत मोटर। विद्युत मोटर क्या करता है? तो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। डायनेमो क्या करता है? तो डायनेमो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से, तो इसका जो सही आंसर कूट होगा इसको पहले सुमेलित कर लेते हैं। तो यहाँ पे है त्रिशूल, तो त्रिशूल जो है यह लघु परास का सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र है, एक का तीसरा हो जाएगा। पृथ्वी जो है यह हो जाएगा आपका सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र, और अग्नि जो है यह है आपका माध्यमिक परास प्रक्षेपिक निकाय, और नाग जो है यह टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 3 4 2 1, ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी यानी कि समुद्र विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा बिल्कुल सही है। इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशन इंफॉर्मेशन सर्विसेज यानी कि समुद्र सूचना सेवाओं का भारतीय राष्ट्रीय केंद्र हैदराबाद बिल्कुल सही है।
और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी समुद्र प्रौद्योगिकी का राष्ट्रीय संस्थान चेन्नई में स्थित है, ये भी सही है। अंटार्कटिक स्टडी सेंटर आर्कटिक अध्ययन केंद्र बेंगलुरु, यह यहाँ पे सही नहीं है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि अंटार्कटिक अध्ययन केंद्र या राष्ट्रीय ध्रुवीय एवं समुद्री अनुसंधान केंद्र बेंगलुरु में नहीं बल्कि गोवा में स्थित है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? जेम्स वाट वाष्पिंजन, ए.जी. बेल यानी कि ग्राहम बेल टेलीफोन, जे.एल. बेयर टेलीविजन, जे. पार्किंस पेंसिलिन। तो यहाँ पे कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, क्योंकि पेंसिलिन की खोज जो है यह एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था, ना कि जे. पार्किंस ने। तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों बिल्कुल सही सुमेलित हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कण पर शून्य आवेश होता है? तो न्यूट्रिनो पर शून्य आवेश होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनको सुमेलित करना है सूची 1 को सूची 2 से। तो ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट, वॉशिंग पाउडर तो ये है सोडियम कार्बोनेट, और प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसका जो सही कूट होगा 3 1 2 4 हो जाएगा, ऑप्शन सी में है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, धूम्र पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रु को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। धूम्र पर्दे प्रायः किसके वायु में प्रक्षिप्त सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं आपके टाइटेनियम ऑक्साइड के, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। फ्रेयान क्या है? तो यह प्रसातक है, ए का हो जाएगा दूसरा, और हाँ फ्रेयान जो हो जाएगा प्रसातक हो जाएगा, और टेट्राएथिलेट जो हो जाएगा एंटीनाक हो जाएगा, और बेंजीन हेक्साक्लोराइड जो है या कीटनाशक है, और ऊपर जो एक दिया हुआ है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है यह आपका अग्निशमक है। तो इसका जो सही कूट हो जाएगा आपका ये हो जाएगा 2 1 4 3, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, नीलगाय किस कुल में आती है? गाय, बकरी, भेड़, हिरन। तो नीलगाय जो है या किसकी कुल में आती है? तो यह आती है हिरन के कुल में, ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न अधोभूमि उत्पादित सब्जियों में से कौन सा एक रूपांतरित जड़ है? तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी शकरकंद। नेक्स्ट प्रश्न है, सेब के फल में लाली का कारण है? एंथोसाइनिन, लाइकोपीन, कैरोटीन या फिर जेंथोफिल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा एंथोसाइनिन, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न की पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा यहाँ पे सही है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, विटामिन B6 जो है किसी भी स्वप्न को लंबे समय तक याद करने के लिए ज़रूरी है। विटामिन B6 के साथ ही विटामिन के भी इसके लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन एवं उनकी कमी वाला रोग सुमेलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल अस्थिरुग्णता, नियासिन पेलाग्रा यानी कि जन्मगाह, कोबालमिन रक्त संघातिक रक्ताल्पता, राइबोफ्लेविन बेरीबेरी। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, राइबोफ्लेविन से बेरीबेरी नहीं होता है, थायमिन की कमी से बेरीबेरी रोग होता है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, बाकी ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव कलाई में नाड़ी स्पंदन करती है? तो ये करती है हृदय के बराबर, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित जोड़ों में से किसका सुमेल है? तो यहाँ पे निमोनिया फेफड़े से संबंधित है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बीज के अंकुरण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक नहीं है? तो बीज के अंकुरण के लिए प्रकाश आवश्यक नहीं है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। बीजांकुरण के लिए उचित तापमान तथा ऑक्सीजन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, जबकि सूर्य का प्रकाश आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अग्न्याशय को पाचक रस के उत्पादन के लिए उत्तेजित करने वाला हार्मोन निम्न में से कौन सा है? तो ये जो हार्मोन है यह है सिक्रेटिन, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। मलेरिया यहाँ पे प्रभावित करने वाले अंग हैं और एक तरफ रोक दिया हुआ है, तो यहाँ पे मलेरिया जो है यह रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है, फाइलेरिया जो है यह प्रभावित करता है लसिका ग्रंथि को, इंसेफ्लाइटिस जो है या मस्तिष्क को प्रभावित करता है, ल्यूकेमिया जो है या बोन मैरो को प्रभावित करता है। तो उसका जो सही कूट हो जाएगा यह हो जाएगा 5 4 2 1, तो ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। कथन है कि विकासशील देशों में मानव पूंजी की समृद्धि
यद्यपि बहुत तीव्रता से हो रही है, किंतु उनकी प्रति व्यक्ति वास्तविक आय की वृद्धि उतनी तीव्रता से नहीं हुई है। कारण क्या है? कारण है कि यह तर्कसंगत है कि मानव पूंजी और आर्थिक समृद्धि परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का यहाँ पे चयन करना है। कौन सा उत्तर यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि कथन कारण दोनों सही है बट व्याख्या नहीं सही है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ योजनाएं दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनका वर्ष दिया हुआ है, तो कौन सा यहाँ पे इसका कूट होगा? तो सुमेलित करते हैं पहले। कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना जो है 2001 में बनाई गई। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये 1999। रोजगार आश्वासन योजना, तो ये हो जाएगी 1993। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000 की है। तो इसका जो सही कूट होगा 4321 हो जाएगा। 4321 ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कार्यक्रम और प्रारंभ वर्ष दिया हुआ है। ट्राइसेम अगस्त 1979, NREP अक्टूबर 1980, JRY अप्रैल 1995, SGSY अप्रैल 1999। कौन सा यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि JRY अप्रैल 1995 जो है यह सही सुमेलित नहीं है। जवाहर रोजगार योजना जो है यह 1 अप्रैल 1989 की है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है। बाकी ट्राइसेम, NREP और SGSY जो है ये योजनाएं और इनके वर्ष जो है बिल्कुल सही सुमेलित हैं, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है? कौन सी इसमें से नहीं है? तो ब्याज दर को कम करना यह मुद्रास्फीति के नियंत्रण की विधि नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कथन है हीनार्थ प्रबंधन से मुद्रास्फीति होती है। कारण है कि इससे मुद्रा की आपूर्ति वस्तुओं एवं सेवाओं की तुलना में अधिक हो जाती है, तो कौन सा यहाँ पे सही होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, बताइए कौन लोक संगीत दिए गए स्थानों से सुमेलित नहीं है? कजरी, बनारस, बिरहा, कानपुर, लोहोली, ब्रज, नौटंकी, हाथरस। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बिरहा जो है यह कानपुर का नहीं है, पूर्वांचल क्षेत्र का है, तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही सुमेलित नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 2011 जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री साक्षरता के प्रतिशत दरों में न्यूनतम अंतर है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा मेघालय में, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक पॉटरी के लिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? नजीबाबाद, खुर्जा, निजामाबाद या फिर कासगंज। तो इसका जो सही आंसर होगा यह हो जाएगा निजामाबाद को, ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव 1968 ने भारत को कितने लघु कृषि प्रदेशों में बांटा है? 58, 63, 60 या फिर 65। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन सी 60 लघु कृषि प्रदेशों में बांटा गया है। किसके द्वारा? तो पी सेनगुप्ता और जी सदाशिव के द्वारा, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। तो ये रहे 140 प्रश्न जिनको हमने सॉल्व किया। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। चैनल पे यदि नहीं है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो चैनल पे अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।